प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतकों के अंतर्गत हम अरस्तु के विचारों को पढ़ रहे हैं और कल हमने अरस्तु के दासता संबंधी विचारों पर चर्चा की थी। आज पढ़ने का विषय है अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार वर्तमान में प्रचलित नागरिकता संबंधी विचारों से बिल्कुल अलग है। आज हम किसी भी राज्य में रहने वाले प्रत्येक निवासी को नागरिक मानते हैं, पर अरस्तु ऐसा नहीं मानता। अरस्तु के अनुसार केवल किसी राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति नागरिकता का अधिकारी नहीं हो सकता, बल्कि वह व्यक्ति नागरिक है जो कि उस राज्य की न्याय व्यवस्था में और उस राज्य के शासन संचालन की व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेता है। जो स्थायी रूप से न्यायिक कार्यों में और प्रशासनिक कार्यों में भाग लेता है, वास्तव में वही व्यक्ति नागरिक है। बाकी अन्य लोगों को नागरिक नहीं कहा जा सकता, ऐसा अरस्तु का मानना है। अरस्तु ये मानता है कि नागरिकता सीमित होती है, नागरिकता सर्वव्यापी नहीं होती। राज्य में रहने वाले सभी लोगों को नागरिकता नहीं दी जा सकती और इसलिए उसने नागरिकों के लिए कुछ गुणों की बातें की कि वो गुण होने जरूरी है। उसमें बुद्धिमत्ता का होना, उसमें विवेक का होना, उसमें शासन के कार्यों के संचालन की क्षमता का होना, उसमें न्याय कार्यों के संचालन की क्षमता का होना, ये कुछ गुण है। नैतिकता का होना, ये गुण यदि किसी व्यक्ति में है, वही नागरिक कहलाने का अधिकारी है। प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य में रह रहा है वह नागरिक कहलाने का अधिकारी नहीं है, ऐसा अरस्तु मानता है। तत्कालीन समय में जो प्रचलित नागरिकता की व्यवस्थाएं थी, अरस्तु ने पहले उन व्यवस्थाओं का खंडन किया, निषेधात्मक बात की कि वो नागरिक नहीं है। इन आधारों पर हमें कह सकते कि ये नागरिक नहीं हो सकते। फिर उसने अपनी बात बताई जो मैंने अभी आपको बताया कि उसके बाद अरस्तु कहता है कि नागरिक वह है जो न्याय व्यवस्था में और प्रशासनिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेता है, स्थायी रूप से भाग लेता है। इसके साथ ही उसने कुछ वर्गों को, कुछ व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित किया। उन्होंने कहा उन्हें नागरिक नहीं कह सकते भले वो राज्य में रह रहे हो, जैसे महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, दास, इन लोगों को उन्होंने माना कि नागरिक नहीं कह सकते। विदेशी जो उस राज्य में रह रहे हैं उन्हें भी नागरिक नहीं माना जा सकता। और इसका एक मूल आधार, मूल कारण जो अरस्तु ने बताया कि इन्हें नागरिक क्यों नहीं माना जा सकता, तो उसने ये कहा कि न्याय व्यवस्था में और प्रशासनिक व्यवस्था में, राज्य की व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने के लिए मनुष्य में जो गुण है उन गुणों को विकसित करना जरूरी है और इसके लिए उसे अवकाश की आवश्यकता होगी। अवकाश का अर्थ है उसे फुर्सत होनी चाहिए, उसे समय मिलना चाहिए और ये समय इन वर्गों को, जिन्हें उसने वंचित बताया है, उन वर्गों को नहीं मिलता है। इस कारण से इन्हें नागरिक नहीं माना जा सकता। और अरस्तु की इस धारणा का इसी आधार पर खंडन हुआ, आलोचना हुई, इसे दोष के रूप में देखा गया कि अरस्तु जो नागरिकता को सीमित कर रहा है, वर्ग विभाजन की बात कर रहा है। इस आधार पर अरस्तु के इस विचार की आलोचना भी बहुत बड़े स्तर पर हुई। हम एक एक करके अरस्तु के इस विचार को और विस्तार से समझते हैं। देखिएगा, नागरिकता संबंधी इसके जो विचार है वो अरस्तु ने पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में दिए हैं। जब वो राज्य की बात कर रहा है, वहां पर वो राज्य को नागरिकों का समूह बता रहा है और वहां नागरिकता और संविधान संबंधी बातों का उसने उल्लेख किया है। पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक है। सबसे पहले उसने निषेधात्मक दृष्टिकोण अपनाया, तत्कालीन समय में जो प्रचलित व्यवस्था थी उसका खंडन किया। उसने ये लिखा कि केवल निवास से ही कोई नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी और दास भी राज्य में रहते हैं जिन्हें नागरिक नहीं माना जा सकता। दूसरा, उस समय कहा जा रहा था कि यदि किसी को संवैधानिक अधिकार है कि वो किसी का अभियोग चला सकता है तो वो नागरिक है। अरस्तु ने कहा नहीं, वो भी नागरिक नहीं है। अरस्तु मानता है अभियोग चलाने का अधिकार भी नागरिकता प्रदान नहीं करता, क्योंकि ये अधिकार विदेशियों को भी संधि के द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए केवल ये कहना कि अभियोग चलाने का अधिकार जिसे है वो नागरिक है, इसे उसने स्वीकार नहीं किया। तीसरा, निषेधात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहता है अरस्तु, जिनकी नागरिकता छीन ली गई है
या जिन्हें देश की काला मिल चुका है वे भी नागरिक नहीं है। किसी राज्य क्षेत्र में जन्म लेने या किसी नागरिक की संतान होने से भी कोई नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि ये लक्षण पुराने राज्यों के विषय में तो ठीक हो सकता है, किंतु नए राज्यों के आरंभिक नागरिकों पर ये लागू नहीं हो सकता। इस आधार पर उसने इन्हें नागरिक नहीं माना। अरस्तु के अनुसार वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। लोकतंत्र के संदर्भ में वह व्यक्ति नागरिक है जो राज्य के न्याय संबंधी और विचार संबंधी यानी कानून निर्माण के संबंधी कार्यों में भाग लेता है। एथेंस में ये जो अरस्तु के विचार है ये तत्कालीन समय में प्रचलित जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था एथेंस में थी, तो ये जो उसका रूप था उससे प्रभावित है। एथेंस में उस समय एक तो इलेक्ट्रिया करके सभा होती थी जिसमें शासन संबंधी मामलों पर विचार किया जाता था, और दूसरी हेलिया नाम की एक सभा होती थी जो न्याय के कार्यों के लिए हुआ करती थी, और इनमें 30 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले नागरिक भाग लेते थे। तो इसलिए यहां से प्रभावित होते हुए उसने माना कि जो न्याय के कार्यों में और जो शासन संबंधी कार्यों में सक्रिय भाग लेंगे वही नागरिक होंगे। नागरिकता की आवश्यकता के लिए उसने कुछ गुण बताए हैं। विकसित बुद्धि हो, नैतिक शक्ति हो, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता हो, उस व्यक्ति के पास अवकाश हो, ज्ञान, चित्रकला और राजनीति, ये वो कार्य है जिन्हें करने वाले व्यक्तियों के पास अवकाश भी होता है और ये कार्य अपने आप में साध्य है। इसलिए अपने आप में साध्य जो कार्य है उन्हें जो संपादित करते हैं उन्हें ही नागरिक माना जा सकता है। जो साधन है जैसे श्रमिकों का कार्य है, पत्थर तोड़ने का कार्य है, इन कार्यों को करने वालों को उन्होंने नागरिक नहीं माना है। नागरिकता से वंचित वर्ग जो अरस्तु बताता है, एक तो संपत्ति विहीन व्यक्ति। वो कहता है कि संपत्ति विहीन व्यक्ति है, उनमें बुद्धिमत्ता नहीं होती, उनके पास अवकाश भी नहीं होता, इसलिए उन्हें नागरिक नहीं माना जा सकता। दासों को नागरिक नहीं माना जा सकता क्योंकि दास अरस्तु के अनुसार पहले से ही बुद्धिहीन होते हैं और फिर उनके पास समय भी नहीं होता। श्रमिक वर्ग, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो श्रमिक वर्ग को भी नागरिक नहीं मानता। अप्राकृतिक उपायों से संपत्ति प्राप्त करने वाले जैसे सूदखोर को भी अरस्तु नागरिक नहीं मानता। स्त्रियों और बच्चों को भी अरस्तु नागरिक नहीं मानता है। सभी वृद्ध व्यक्तियों को भी नागरिक नहीं मानता क्योंकि उसके अनुसार ये बुद्धि में हीनता होती है, ऐसा अरस्तु मानता है। अब अरस्तु के विचारों की आलोचना होती है। आलोचना की जो बिंदु है उनमें पहला बिंदु है कि अत्यधिक सीमित और संकुचित धारणा। समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को हमने अभी देखा कि जिसे अरस्तु जिस वर्ग को नागरिकता से वंचित कर रहा है वो समाज का बहुत बड़ा वर्ग है, आधे से ज्यादा लोग हैं, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, दास, संपत्तिहीन व्यक्ति, श्रमिक, इन सबको वो नागरिकता से वंचित कर रहा है। बहुत संकुचित अवधारणा, केवल कुछ लोगों को, केवल कुछ पूंजीपतियों को जो शासन सत्ता पे काबिज है, केवल उन लोगों को नागरिक मानता है, इसलिए आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। दूसरी, प्रतिनिधित्वक शासन में इसको अपनाना संभव नहीं है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में तो चलो अधिकांश लोग शासन के कार्य में भाग ले लेंगे, पर जहां प्रतिनिधित्वक शासन है वहां पर यह संभव नहीं, क्योंकि प्रतिनिधित्वक शासन में तो जनता के प्रतिनिधि ही शासन के कार्यों में भाग लेंगे, सीधे तौर पर सक्रिय रूप से भाग लेंगे, तो इसका मतलब तो हो गया कि संपूर्ण जनता नागरिक नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना की जाएगी। फिर आलोचना का एक बिंदु है कि ये धनिक तंत्र दृष्टिकोण है, केवल पूंजीपतियों को, पैसे वालों को ही इस अरस्तु की मान्यता में नागरिकता प्राप्त हो रही है। जो आम आदमी है, जो श्रमिक वर्ग है, जो संपत्तिहीन वर्ग है, उसे वो नागरिकता से वंचित कर रहा है। ये पूंजीवादी दृष्टिकोण है, ये धनिक तंत्र दृष्टिकोण है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना का एक बिंदु ये भी है कि अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य है वहां पर भी लागू नहीं हो सकता। मान लिया जो सीमित जनसंख्या वाले अरस्तु के जमाने के जो राज्य हुआ करते थे वहां तक तो चलो फिर भी इसे स्वीकार किया जा सकता है। तो जो आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों का युग है जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या होती है वहां पर सभी का सक्रिय रूप से न्यायिक कार्यों और शासन के कार्यों में भाग लेना संभव नहीं, और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि इसको मान लिया गया तो राज्य अनेक वर्गों में बढ़ जाएगा, राज्य अनेक गुटों में बन जाएगा। ये वर्ग जिसे संपत्ति से वंचित किया जा रहा है, ये वर्ग हिंसा करने में उतार हो जाएगा, वर्ग संघर्ष की स्थिति हो जाएगी। इसलिए भी आलोचक इसकी आलोचना करते हैं कि वर्ग को गुटों में बांटने वाला सिद्धांत है। और प्रवासी नागरिकों पर भी ये लागू नहीं होता, क्योंकि प्रवासी नागरिक राज्य में रह ही नहीं गए, तो ऐसे लोगों को
कैसे नागरिकता दी जाएगी जबकि वो उस राज्य के कार्यों में भाग ही नहीं ले पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिन कारणों पे अरस्तु की नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचना की जाती है। तो ये सारा चित्रण, ये सारा विवेचन जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, ये अरस्तु की नागरिकता संबंधी